हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा सीडीपी का। सीडीपी के अंतर्गत हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन नंबर ए पृथकीकरण, ऑप्शन नंबर 2 मुख्य धारा शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी समावेशी शिक्षा। चलिए आप लोग सोचिए कि किसकी वकालत करता है 2009। ठीक है, अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए हम बताते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, जो समावेशी शिक्षा का वकालत करता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है, जो क्या है हमारा, कि सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा का जो अधिकार होना चाहिए, जो एक समान होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। किसकी विचारधारा है? तो विशेष शिक्षा की, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा की, ऑप्शन नंबर सी मुख्य धारा शिक्षा की, ऑप्शन नंबर डी समावेशी शिक्षा की। तो हमारा जवाब समावेशी शिक्षा ही होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा के दौरान ही सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है समावेशी शिक्षा। चलिए समावेशी शिक्षा से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें मिट गया है थोड़ा सा, इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि शिक्षिका को चाहिए कि ऑप्शन नंबर 1 वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। बताइए, एक शिक्षिका का यही काम होगा कि बच्चों के सांस्कृतिक विविधता और विभिन्नताओं की अनदेखी करना। तो ये सही नहीं है, हमारा ऑप्शन गलत होगा, अनदेखी करना सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ये भी सही नहीं है, क्योंकि तुलना करना कहीं से भी सही नहीं होता है। क्योंकि हमारे क्लास में, मतलब हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सबकी मनोदशा एक समान नहीं हो सकती। सगे 2 भाई के बीच जो होता है, जो सगा भाई के बीच भी आप हर तरह की समानता नहीं देख सकते हैं। लोगों की सोचन शक्ति में डिफरेंसेस देखने को मिलेगी, समझने में, मतलब जो भी समझने की कथी है, या फिर गेनिंग पावर, शिक्षा से रिलेटेड ही देख ले कि गेनिंग पावर। 2 भाई है, किसी को कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आता है और किसी को वही चीज़ जो है थोड़ा सा देरी से समझ में आता है। तो डिफरेंसेस क्लास में भी बच्चों को देखने को मिलता है और हमारे घर में भी देखने को मिलता है। तो सारा लोग एक समान नहीं होता है। तो हमारा जो क्या कहते हैं कि अगर हम इसमें तुलना करना शुरू कर दें विद्यार्थियों के बीच में, तो इससे ना बच्चों के अंदर हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो जो कि सही नहीं है। एक शिक्षिका का ये सब काम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी को, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि क्या है, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है कि वह विशेष सांस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। तो इसमें भी क्या है, विशेष संस्कृति और समुदायों के बीच की, ये तो गलत है ना, इसमें भी वही भेदभाव की भावना देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्या होगा कि एक शिक्षिका को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है, यानी कि सभी भी संस्कृति की सम्मान करती है, वह महत्व देती है सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। देखिए, प्रभावी रूप से सीखने की बात कह रही है, तो नकल करने से कैसे बच्चा कुछ सीख सकता है? तो ये तो गलत है, ठीक ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो देखिए, नियंत्रित करना सही है, लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रित करना, तो इसमें भी नहीं, मतलब बाध रहा है, मतलब बाधित कर रहा है बच्चों को। तो प्रभावी रूप से सीखने की बात की जा रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये हमारा सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आंसर डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है, वे पाठ्यपुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। याद करना ऐसे भी निगेटिव पॉइंट है, और याद करवाना बच्चों को तो प्रभावी रूप से शिक्षण का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो सही, सक्रियता, बच्चों में सक्रियता देखने को मिले या फिर सक्रिय रूप से अगर कार्य कर रहा हो, सक्रिय देखने को मिले, तो ऑप्शन हमारा जनरली पॉजिटिव ही होता है। हमारा आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए, पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बताइए तो ये कहाँ से, ये कौन सा बात हो गई थी? ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत है, अनुमति तो होनी चाहिए ना बच्चों को, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, पूछने से रोकना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। प्रश्न पूछने से बच्चों को रोकना है, सही बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि क्या है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। हतोत्साहित कर देना बच्चों को, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। प्रश्न पूछने के लिए क्यों हतोत्साहित करेंगे? हमको तो प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चा क्वेश्चन हमसे पूछे। तो ये हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये सही है, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न पूछने से समझ में आया कि एक तो बच्चे जो है, जो सक्रिय रूप से भागीदारी है, मतलब कक्षा को अच्छे से सुन पा रहे हैं। दूसरा ये है कि बच्चा जो है उस चीज़ को समझ रहा है, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। और नहीं समझ में आ रहा है तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। तो प्रश्न पूछने से उनकी जो भी डाउट है, फिर जो भी समस्या है, वो दूर होती है। और प्रश्न पूछने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया, एक मिनट, हाँ, अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। देखिए, अब क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है? अगर आप नहीं देखेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कौन सी प्रक्रिया मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? निर्देशन एवं संचालन, तो ये हमारा मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये सही है, क्योंकि संचालन एक सही बात है। निर्देश देना और संचालन करना कक्षा में, तो मुख्य प्रक्रिया होगी। दूसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, तो ये भी हमारा क्या कहें, प्रभावी शिक्षण का तरीका है, तो ये भी सही होगा। बट क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछ रहा है। पुनरावृत्ति या अभ्यास। और नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही सही है, क्योंकि याद करवाना, मतलब कंठस्थीकरण, रटवाना और याद करवाना, ये हमारा प्रभावी तरीका नहीं है। तो चारों में निगेटिव कौन सा है? तो कंठस्थीकरण एवं स्मरण हमारा होगा जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ क और स्तंभ ख। पहला है हमारा प्रतिभाशाली, ठीक है।
फिर दूसरा है अधिगम अशक्तता, तीसरा है सृजनात्मकता, और चौथा है हमारा अवधान कमी, अति सक्रियता एवं व्यक्तिक्रम। इधर देखते हैं कि क्या है। स्तंभ ख में कह रहा है, पहला है हमारा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, बी में है कि मूल्य समाधानों के बारे में सोच सकता है, ऑप्शन सी है आसानी से विचलित होने की आदत, ऑप्शन डी है शीघ्रता से एवं स्वतंत्रता से सीखने की योग्यता। चलिए अभी इसका ये देखते हैं कि हमारा पहला जो है, जो हमारी देखिए इस साइड नंबरिंग किया गया है ABCD, और इधर हमारा है जो 1 2 3 4 किया गया है। तो देखते हैं 1 2 3 4 में हमारे जैसे A है तो A में दिया है 1 का D, 2 का A, 3 का B और 4 का C। फिर B में है कि 1 का A, B का B, 2 का B, 3 का D और 4 का C। फिर 3 में है 1 का D, 2 का C, 3 का B और 4 का A। फिर ऑप्शन नंबर डी में है 1 का D, 2 का C, 3 का A और 4 का B। तो पहले हम मिलान कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को पहले मिलान कर लेंगे, अगर मिल जाएगा तो फिर हम आसानी से इसका आंसर इसमें चूज कर सकते हैं कि कौन सा होगा। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चों में कौन सा गुण होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा तो सही होगा। इसको मिलान करते शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता देखने को मिलती है प्रतिभाशाली बच्चों में। फिर नेक्स्ट है हमारा अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता तो क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, धारा प्रवाह रूप से यानी कि मतलब ना अधिगम अशक्तता यानी कि अधिगम संबंधित कुछ विकार होगा, अच्छे से मतलब कि अधिगम संबंधित विकार को दर्शाता है। तो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने में कमी जो है जो अधिगम अशक्तता को दर्शाती है। तो हमारा ये सेकंड का ये होगा। थर्ड का देखते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है, तो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और तो फिर हमारा क्या बचा, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम। तो ऑप्शन नंबर 4 का लास्ट हमारा सी बचता है, आसानी से विचलित होने की आदत, तो यही होगा। तो देखिए अब क्या होगा, तो पहला का डी है हमारा, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट का है जो डी दिखा रहा है। फिर हमारा है सेकंड का यहाँ ए है तो सेकंड का ए, फिर 3 जो है हमारा 3 का बी है तो 3 का बी, 4 का सी तो 4 का सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। तो हमको मिल गया हमारा जवाब, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा जो सही होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों की गलतियाँ क्या दर्शाती है, इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, महत्वहीन नहीं मान सकते हम इसको, तो एक गलत होगा क्योंकि महत्वहीन नहीं है। ठीक है, बच्चे गलती करते, गलती करने से ही तो बच्चे सीखते हैं, तो फिर इसको महत्वहीन कैसे मान लेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, तो ठीक है सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है। कैसे कहेंगे कि बच्चे लापरवाह है जी, गलती होता है ना, हम लोग इतने बड़े हो गए फिर भी तो गलतियां होती है, गलती करने से इंसान सीखता है, तो इसको हम लापरवाह शब्द से डिनोट नहीं कर सकते, बच्चों को लापरवाह का टैग नहीं दे सकते, तो ये हमारा गलत पॉइंट है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। बार बार से ठीक है, अभ्यास करने के लिए कहना सही बात है, लेकिन तुरंत सुधारना नहीं, हमको बच्चों को मौका देना चाहिए ताकि बच्चे खुद से उसको सुधार सके, ताकि खुद से सुधारेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर वैसी गलती नहीं करेंगे। तो हमारा जो जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, क्योंकि बच्चे की गलतियाँ क्या दर्शाती कि अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मूल्यांकन को डैश केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। कि तो क्या मूल्यांकन केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मूल्यांकन केवल नंबर देने के लिए ही तो सही नहीं है। तो सर वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, हाँ नेक्स्ट है हमारा
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, संरचनात्मक है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तीसरा है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि अधिगम जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी, निश्चित हो जाते हैं कि सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर दे। ऑप्शन नंबर डी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो हमारा जवाब यहाँ पे क्या होगा 11 का? तो हमारा डी होगा। दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।